हफ्ते के 4 दिन रहे बेहद शानदार, बाजारों में बेहतरीन तेजी का माहौल। आज है आखिरी दिन, तेजी की वही रफ्तार बरकरार रह पाएगी। 5 के 5 दिन तेजी भरे होंगे, तो शुरुआत के बाद मजबूत होंगे या आएगी थोड़ी मुनाफा वसूली? लेंगे इस सवाल का जवाब। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज फिर से वह सारे संकेत हावी हैं जो बाजार को पहले से चला रहे थे, जिसमें C2 फैक्टर यानी कि करेंसी और क्रूड दोनों आज बाजार के हक में है। हालांकि ग्लोबल मार्केट से उतने हक में नहीं है क्योंकि सुस्त कारोबार हुआ यूएस के अंदर भी, और ये सुस्ती आपको ज्यादातर एशियन मार्केट्स में भी दिख रही है। हांगकांग का बाजार हरे निशान में है, लेकिन और डबल सेंचुरी मार चुका है। हाँ, डबल सेंचुरी अब इसमें लग चुकी है। तो हांगकांग का बाजार अच्छी खासी तेजी में है। हाँ, लेकिन और बाजार जो है थोड़ा सा सुस्त है, लेकिन SGX निफ्टी भी सपाट ही कामकाज हो रहा है। एक बार जल्दी से सारे के सारे ट्रिगर्स आपके सारे स्क्रीन पर आएंगे ताकि हम इसको जल्दी से देखते हुए चले आगे बढ़े। इसमें एक ट्रिगर आप जो सबसे लास्ट में भी देख पा रहे होंगे वो आज RBI गवर्नर की एक बैठक का भी है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोन को लेकर जो SME को मिलना है, लिक्विडिटी को लेकर ये चर्चा अपने आप में काफी अहम हो जाएगी। और सारे के सारे ट्रिगर्स ऑलरेडी हमने आपके सामने रखे। ग्लोबल मार्केट, रुपया, करेंसी, क्रूड, सब कुछ तो अपने आप में अहम है ही। अब आज के ट्रेंड को शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो आज ग्लोबल मार्केट से लेके आज का ट्रेंड, ये रुख क्या कहता है? कंफर्टेबल है एकदम, जैसे आज आप जैसे एकदम हम फ्राइडे ड्रेसिंग में कंफर्टेबल है एकदम, कि बिना किसी तनाव के शो करिए, आराम से करिए। मार्केट में भी वैसा ही माहौल है ना डिम्पी? तो बिल्कुल आज आपने वो गला लंगोट भी नहीं लगाया। हाँ, जिसको कहते हैं कंठ लंगोट। कंठ लंगोट। हाँ, मतलब वैसे तो देखिए अब क्या है, आदत ही पड़ गई हम सब लोगों की। वैसे ये तो अंग्रेज छोड़ गए हमारे पीछे सूट वगैरह। हमारा तो ओरिजिनल पहनावा कुर्ता पाजामा धोती वगैरह यही होता था, क्योंकि हमारे देश के का माहौल वैसा है, वातावरण वैसा है, जलवायु वैसी। अमेरिका में, इंग्लैंड में ठंड पड़ती है, इसलिए उन्हें गला बंद रखना पड़ता है, कोट पहनना पड़ता है। लेकिन हमने वो उधार ले लिया, अब हम भी चला रहे हैं, देश भी चल रहा है, अब चल रहा है। एनीवे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, बाजार का माहौल इस वक्त एकदम चुस्त दुरुस्त है। ग्लोबल मार्केट से भी कहीं कोई समस्याएं हैं नहीं। अमेरिका में क्लोजिंग ठीक हुई, कच्चा तेल 67-68 के आसपास ही अटका हुआ है। तो ये जो डर है कि 67 के पार कल निकला कि भाग न जाए, वहीं रुका हुआ है। तो अगर रुका हुआ रहता है तो ठीक है। रुपए ने बहुत ही बेहतरीन मजबूती दिखाई है। कमजोर खुलने के बाद दिन के हाई पॉइंट पर बंद होना अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है। तो करेंसी मार्केट थमने के नाम नहीं ले रहा है। कल विश्लेषण को 50 की बता भी रहे थे कि 69-50 के आसपास एक रेजिस्टेंस भी है, लेकिन उसके जस्ट नीचे जाके बंद हुआ डिम्पी। हाँ, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इस पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। इसके साथ एशिया देखिए, एशिया में रिकवरी है। हांगकांग 200 पॉइंट ऊपर है। तो ऐसे देखेंगे तो ग्लोबल संकेत ठीक है, स्टेबल है। लेकिन ग्लोबल संकेत मेक और ब्रेक वाले लेवल पर है। ये हमें समझना होगा। क्या समझना है? पिछली बार 69 से 69.5 की रेंज में रुपया आया था, और वहां से रुपए ने कमजोरी दिखाकर 73 के लेवल तक की कमजोरी दिखाई। आज अब वापस इस लेवल के आसपास आ गए। अगर रुपए की मजबूती को थमना है तो थमने के लिए रेंज परफेक्ट है। अगर कच्चे तेल को कमजोर होना है, बढ़ना है, माफ कीजिएगा, कमजोर क्या, बढ़ना है, तो बढ़ने के लिए भी लेवल परफेक्ट है। $67 की रेंज को पार करके टिकने की कोशिश कर रहा है। तो अब आपके सामने दो फैक्टर है। फर्ज करें सोमवार को आप वापस आए 2 दिन की छुट्टी के बाद, पता चले कि $2 बढ़ा हुआ है कच्चा तेल, या कच्चे तेल के $2 बढ़ते ही रुपए में 40-50 पैसे की कमजोरी आ गई। एक सिनेरियो वो हो सकता है जो आपको ये कह रहा है कि यहाँ पर सावधान होना चाहिए। दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि हर एक लेवल टूटता है, तेजी में भी और मंदी में भी। हो सकता है कच्चा तेल भी एक बार फिर से $2-3 कमजोर हो जाए, या फिर बढ़ना बंद कर दे और रुपया स्टेबल रह जाए। तो ये ऐसी ये जिस लेवल पर इस वक्त हम 2 फैक्टर्स को लेकर बाजार में तेजी कर रहे हैं, ये फैक्टर्स सोमवार को आपके लिए निर्णायक होंगे। सोमवार को आपको डिसाइड हो। दूसरी बात क्या है, बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई पर है, 29,000 के अहम लेवल के आसपास है। तो बैंक निफ्टी की तेजी को रुकना है तो रुकने के लिए ठीक है। हाँ, निफ्टी में अभी भी जगह है। आप लाइफ टाइम हाई से 300-400 पॉइंट दूर है, 500 पॉइंट दूर है, तो वहाँ पर अभी भी आपके लिए जगह बनती है। तो निफ्टी में आप अब भी यहाँ से बढ़ सकते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में आप लाइफ हाई बना चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अगले 1-2 सेशन बड़े डायरेक्शन के लिए तैयार हो रहे हैं। अब वो आज भी हो सकता था, लेकिन चूंकि आज शुक्रवार का सेशन है, हफ्ते का आखिरी दिन है, 4 दिनों से हमने मोमेंटम रखा है। देखिए, पिछले 4 दिनों तक तो मैं एकदम कॉन्फिडेंट था कि एक्सपायरी के पहले मंदी नहीं होगी। अभी भी मैं मंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सावधानी की बात ऊपर के लेवल पे कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, यू नेवर नो, तेजी के मार्केट में जब सबसे ज़्यादा लोग कॉशियस होते हैं शुक्रवार के दिन। हालांकि ये भी संकेत सही कि तेजी के मार्केट में शुक्रवार के दिन आप थोड़ा कंसोलिडेशन वाला या थोड़ा करेक्शन वाला माहौल दिखाते हैं। लेकिन यू नेवर नो, बाजार कुछ बड़े एक्शन के लिए और तैयार हो रहा है। वो बड़ा एक्शन या तो आज सेकंड हाफ में आपको दिख जाएगा या सोमवार को। तो ये फैक्टर्स मूविंग है।
मैं ये कहूँगा कि एकदम नज़र बनाए रखें। किसी भी वक्त बाजार आपको या तो देखिए 29,100 के पार निकलकर बैंक निफ्टी 300-400 पॉइंट के लिए तेजी के लिए तैयार हो जाएगा। 11,400 के पार निकलते ही निफ्टी आपके लिए बड़ी तेजी के लिए तैयार हो जाएगा। एक ऑप्शन ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि अगर करेंसी मार्केट आज कमज़ोर हो जाए, रुपया 68 के पार, कच्चा तेल 68 के पार निकले, तो एक बार की आपने जो कल टॉप बनाया वो टॉप बन गया, उसको पार करने के लिए आपको अगले हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन ग्लोबल संकेतों से बनती हुई दिख रही है, इस पर फोकस करना है। इसलिए न्यूट्रल की कैटेगरी में। हाँ, इसलिए मैं और इसीलिए आज इतना विस्तार से भी बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या होगा ये हमें पता नहीं है कि क्या कच्चा तेल 70 हो सकता है, मेरे पास जवाब नहीं है। क्या रुपया 69 से भी और मजबूत हो सकता है, मेरे पास जवाब नहीं है, क्योंकि दोनों ही ऐसे लेवल पे जिसका जवाब हमारे पास नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में डेटा जो इंपॉर्टेंट है उस डेटा पर आप नजर रखिए। ये नजर रखने वाला दिन है आज। ठीक है, अब जरा एफआईज के रुख से लेके ट्रेंड वो बेहद शानदार। एफआईज तो मतलब थैंक यू वेरी मच गौरव। हाँ गौरव, मतलब इसे आप कॉम्प्लीमेंट ही समझिए, रेसिस्ट कमेंट ना समझिए, कॉम्प्लीमेंट समझिए कि आप हमें पसंद आ रहे हैं। हाँ। जो हरे हरे डॉलर आप लेकर आ रहे हैं हिंदुस्तान में, स्वागत है आपका। हाँ बिल्कुल। और हमारे पास तो गुलाबी वाला है। हाँ। लेकिन आपके पास हरे डॉलर है, वो अच्छे हैं हमारे लिए। घरेलू फंड के संकेत नेगेटिव है, लेकिन मैं इससे परेशान नहीं हूँ, चिंतित नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपके पास आर्म एम्यूनेशन चाहिए, कभी बाजार में गलती से खराबी हो। जो 2 फैक्टर की हम बात करें, अगर इसी वजह से नीचे आए तो आप ही सहारा देंगे। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, सेंटीमेंट और ट्रेंड बहुत शानदार है, पॉजिटिव है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो फिर आज की रेंज से करते हैं शुरुआत। निफ्टी की आज वही रेंज है, स्मॉल, मीडियम और बिगर रेंज। आज 3 दी है, 11,300 11,375 स्मॉल रेंज है निफ्टी के लिए, जिस पर आपको फोकस करना है। 11,275 से 11,400 ये आपके लिए मीडियम रेंज हो सकती है, और एक्सट्रीम रेंज 11,225 से लेकर 11,450 या 11,500 तक की भी जा सकती है। फिलहाल आज के लिए मैंने 11,450 सोचा है। हालांकि ऊपर के लिए रेंज मेरे पास बहुत साफ नहीं है। डेटा ये दिखा रहे हैं कि 11,500 तक की जगह खुल जाएगी 11,400 पार करते ही। 100 पॉइंट और आ जाएगा, 100 पॉइंट की और जगह है, लेकिन एक दिन में आप इतना बढ़ेंगे शुक्रवार के सेशन में, इसमें डाउट है, इसलिए 11,450 मैंने ऊपरी स्तरों पर रखा है। अब आइए बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर मैंने बहुत ही छोटी रेंज दी है, डिम्पी डे रेंज वाली, 28,800 और 28,925, जहाँ कल आप बंद हुए हैं। तो आज मैं हल्की सी नीचे खुलने की उम्मीद कर रहा था सुबह के संकेतों को देखते हुए। हालांकि एसजेएक्स निफ्टी ने बेहद शानदार रिकवरी दी है, 25 पॉइंट रिकवर होकर अब शायद मेरे ख्याल से हरे निशान में भी आ चुका है। तो हो सकता है ऊपर की रेंज में आप और पार करने की कोशिश करें। तो 28,800 28,925 ये डे रेंज है। 28,700 29,000, तो एक तरह से आप 29,000 को पहला लेवल ऊपर की तरफ मान सकते हैं, और दूसरा लेवल जो बनेगा वो 29,075 का बनेगा। 29,075 29,100 के पार निकलने के बाद आप ये तैयार रहिए कि किसी भी वक्त मेरे पास बैंक निफ्टी का रॉकेट कॉल आने की तैयारी है। ये ध्यान में रखिएगा। जैसे ही मेरा कॉन्फिडेंस बना, और मेरा कॉन्फिडेंस मैं बार बार कल भी कह रहा था, कल भी मैं इंतजार कर रहा था इस बात का कि 29,100 के पार निकलने के बाद मेरे पास लेवल नहीं है, रेंज नहीं है। फ्यूचर्स तो आ रहे थे बट स्पॉट नहीं आ रहा था। मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी में कभी फ्यूचर बात नहीं करता। और उसके बाद मुझे 300-400 पॉइंट से कम का टारगेट नहीं देना है। जो मैंने 28,500 के पार होने पर दिया था, वही मैं 29,100 के पार होने का इंतजार कर रहा हूँ। और वो होते मैं किसी भी आज आपको बैंक निफ्टी में पैसा बनाने का मौका बन सकता है। अब वो कब कैसे, और मैं थोड़ा सावधान रहना इसलिए भी चाहता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन पर सुबह 8 बजे बहुत एक्सट्रीम बुलिश या एक्सट्रीम बेरिश स्ट्रेटेजी देने के बजाय ज़्यादा बढ़िया है कि जब आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जब आप एक्शन ले सकते हैं वो मार्केट आवर्स में, तब आपको 400 पॉइंट की तेजी बोलूँ कि बैंक निफ्टी में हो जाएगी, वो ज़्यादा काम किए, जहाँ पैसा बना सकते हैं बजाय अभी बोलने के, है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो इसके लिए तैयार रहिए, बैंक निफ्टी ट्रेडर्स ऑन हाई अलर्ट। बड़ा एक्शन। हाँ, उसके लिए बस आपको एक ही काम करना है, इनफैक्ट 2 काम करने हैं। पहले अपने डीलर को बता के रखना है कि तुरंत सौदा पंच कर दीजिएगा, नहीं तो आप खुद से पंच कीजिए, और टीवी देखना है इसी बिजनेस को। तो ये आप मार्केट आवर्स में रहिए, बस ये 2 ही काम है आपके जिम्मे जो है, और सारा काम तो कर लेंगे आप। बैंक निफ्टी को थैंक यू। सबसे बड़ी बात है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा बिहेव करती है बैंक निफ्टी। सुनता है सुनता है, कह के चलता है, कह के। हाँ, बहुत दिनों बाद है। नहीं सर, वो आपकी आजकल आपसे इस्तेमाल हो रहा है, कह के चलता है। हमारा तो बहुत पीछे छूट गया। नहीं 11,275 11,300 ये है आज दिन के दौरान निफ्टी के लिए अहम सपोर्ट लेवल, और बैंक निफ्टी के लिए 28,800 28,850। इसका मतलब क्या है? 11,275 11,300 के नीचे निफ्टी ट्रेड करना शुरू करेगा तो ही कमजोरी का संकेत मान के चलिए, तब तक कमजोरी का संकेत है नहीं।
और 28,800 28,850 की रेंज को तोड़ेगा नहीं, वहां पर आते खरीदारी भी आएगी, उसके नीचे ट्रेड करेगा तो ही कमजोरी का संकेत मान के चलिए, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब आते हैं जरा लॉन्ग पोजीशंस पे, यानी कि जिनके पास पुरानी तेजी की पोजीशंस खड़ी हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत मुनाफा वसूल कर लिया होगा तब भी कोई बात नहीं, लेकिन पोजीशन अभी भी है, उनको क्या करना चाहिए? 11,275 का स्टॉप लॉस है डे ट्रेडर्स के लिए। अगर दिन के दौरान 11,275 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें, अपनी तेजी की पोजीशन को छोड़ दीजिए, 11,225 तक निफ्टी आ सकता है फिर। ओके, क्लियर कट। और क्लोजिंग अगर 11,300 के नीचे मिले तो आप अपनी तेजी की पोजीशन को कम कर लीजिए। स्टॉप लॉस बहुत क्लियर है, दोनों स्टॉप लॉस एकदम क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं, 1% श्योर। 11,300 के नीचे बंद होता है, यहाँ से 43 पॉइंट नीचे तेजी की पोजीशन कम कर लीजिए, ठीक है। और स्पेशली अगर आपने 11,300 के ऊपर की बनाई है, पक्का कम कर लीजिए। अगर ठीक है आपकी 11,200 की तेजी की है या और नीचे की है, तब तो एक अलग बात है, फिर भी आप होल्ड कर लें। लेकिन अगर आपने 11,275 11,300 के ऊपर अगर आपने तेजी करके रखी है और आज की क्लोजिंग 11,300 के नीचे भी मिलती है, फर्ज करें, तो आप तेजी की पोजीशन कम कर लीजिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेवल लिख के रख लीजिए, मैं पक्का बोल रहा हूँ। ठीक है, कुछ अगर आएगा नहीं तो कम से कम जाएगा भी तो नहीं, हाँ, इस चीज का भी तो ध्यान रखें। एग्जैक्टली। हाँ। अब बैंक निफ्टी में तेजी की पोजीशन कम करना है, अगर दिन के दौरान तो 28,800 है। 28,800 टूटता है तो फिर किसी को पूछेगा मत, कम कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद 200-300 पॉइंट की रिस्क खुल जाती है नीचे। जो 29,100 के ऊपर 200-300 पॉइंट की जगह खुलती है, वैसे 28,800 के नीचे 300 पॉइंट की जगह खुलती है नीचे की तरफ। या तो आपको 28,500 दिखेगा या 29,500 दिखेगा, दो में से एक आपको सोमवार मंगलवार तक दिख जाएगा। ये ध्यान रखिए। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है जब दोनों तरफ है? नहीं कह सकता, बहुत वेरिएबल्स है। सिर्फ डेटा देखेंगे तो कोई चांस नहीं कि आप 28,500 जल्दी देख लें। डेटा तो बहुत साफ है, लेकिन डेटा के साथ आपको फैक्टर्स देखने हैं। कच्चा तेल, रुपया, वो ऐसी जगह पे है ना, मेरे लिए प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है कि 60, मुझे आप बता दो 70 होगा तो मैं अभी बता दूं 28,500 हो जाएगा बैंक निफ्टी। आप मुझे बोल दो 65 होगा तो मैं बोल दूंगा 29,500 हो जाएगा। रुपया आप बोलेगे 68 हाफ हो जाएगा, या 68 के पास 69 के तोड़ के भी 68, 75, 69 हो गया तो भी मैं बोल दूंगा 29,500 हो जाएगा। और आप बोलेंगे नहीं वापस 70 के पार निकल जाएगा तो 28,500 हो जाएगा। तो बेसिकली ये दोनों फैक्टर किस तरफ मूव करेंगे, इसमें हमारी एक्सपर्टाइज नहीं है। और लेवल ऐसे हैं जहाँ पे हमें ध्यान रखना जरूरी, बहुत अहम लेवल पर है तुम्हें, इसलिए। ठीक है, अब जिनके पास पहले की शॉर्ट पोजीशंस तो खैर थी नहीं, अगर लेकिन कल जिसने कुछ बैंक बनाई निफ्टी हो, पे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस बहुत दूर है, 28,500 पर है, उसके पहले नहीं। अच्छा, वो तो दूर हो गया, वो बहुत दूर है, लेकिन है तो है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, मैं कल हमने शॉर्ट भी राय दी थी, हाँ। इसलिए आज मैंने ना इतने दिनों बाद शॉर्ट के स्टॉप लॉस भी दिए हैं, ठीक है ना। अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है निफ्टी में तो इंट्राडे स्टॉप लॉस 11,400 के पार निकले, अपनी शॉर्ट पोजीशन काट लीजिए, खत्म कर लीजिए। और क्लोजिंग अगर आज आपको 11,350 के ऊपर की मिलती है तो वहां पर अपनी शॉर्ट पोजीशन काट लीजिए, बिल्कुल 7 पॉइंट ऊपर गई। हफ्ते का आखिरी दिन है, वीकली क्लोजिंग होगी, 11,350 के ऊपर की वीकली क्लोजिंग मेरे लिए बहुत अच्छी है अगले हफ्ते के लिए, और इसलिए 11,300 निकले, शॉर्ट काट लीजिए, डबल लॉन्ग हो जाइए, ठीक है। और अगर क्लोजिंग 29,000 के ऊपर की बंद होती है तो भी आपको अपनी शॉर्ट पोजीशन काट लेनी है। दोनों ही चीज क्लियर है। क्लोजिंग 29,000 के ऊपर, ठीक है, दोनों लेवल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब आइए नई पोजीशन। हाँ, नई पोजीशन अगर किसी को निफ्टी में बनानी है तो 11,275 11,300 ये रेंज मिले तो बिल्कुल खरीदिएगा। बहुत एग्रेसिव ट्रेडर तो 11,325 से भी शुरुआत कर सकते हैं। बेसिकली 11,275 11,325 मजबूत सपोर्ट जोन है जहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। 11,225 आपका स्टॉप लॉस होगा। दो लेवल है, 11,340 और 11,375 ये दिए हैं मैंने आज खरीदारी करने के लिए। आज से अगर आप इस रेंज में एंट्री कर पाते हैं तो शॉर्ट करना चाहिए, हाँ कर सकते हैं, चांस ले सकते हैं। 11,375 11,400 की रेंज में शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन बेहद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, जो कि होगा 11,450 का। 11,325 और 11,300 तक के टारगेट के लिए एक बार की शॉर्ट करने का मौका भी आप देख सकते हैं। तो दोनों तरफ ट्रेड बनता है। ठीक है, बैंक निफ्टी में 28,800 के नज़दीक खरीदना चाहिए। ये एक बोल्ड कॉल होगा क्योंकि 28,800 मेक और ब्रेक वाला मामला है। 28,800 के नीचे गए तो जगह बहुत खुल जाएगी, और 28,800 के को होल्ड कर पाए तो वापस 29,000 भी आप देखेंगे। तो मुझे 28,800 28,850 की रेंज में खरीदने का मौका समझ में आता है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा दिया है डिम्पी, 50 पॉइंट का, क्योंकि ये चांस लेने वाला स्टॉप लॉस है। अगर 50 पॉइंट गए तो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ से मिल गया तो 28,925, 29,000 और 29,050 तीन टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में आपको करनी है खरीदारी फ्रेश। पुरानी तो है तो वो ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं, आप होल्ड कीजिए। सेल करना चाहें बैंक निफ्टी को तो आप कर सकते हैं। 29,000 आपका स्टॉक, 29,100 स्टॉप लॉस होगा। बेसिकली ये समझ लीजिए कल का हाई है 29,070, जो बैंक निफ्टी का लाइफ टाइम हाई भी है। 29,070 के हाई को पार करके, ठीक है, तो वहाँ आप अपनी शॉर्ट को काट लीजिए। 28,800
ये लेवल है जहां तक बैंक निफ्टी जा सकता है। 28,800 टूटा तो फिर भगवान मालिक है, फिर 300 पॉइंट की जगह। ओके, ठीक है, तो ये लेवल्स पे आप नोट कीजिए जरा। अब आते हैं पीसीआर पे। 1.72 का पीसीआर है, विक्स 15 का। कुछ खास नोटिस? दोनों कंफर्टेबल है, दोनों कंफर्टेबल। 2 दिन से दे रहा था कि पीसीआर हायर लेवल पे अलर्ट रहे और इसलिए बार बार हायर लेवल पर मार्केट अटक भी रहा था। आज पीसीआर कंफर्टेबल है मेरे लिए। वो अलर्ट वाला सिग्नल हटा दिया, ठीक है। वो वैसे भी आप सही कह रहे थे कि 1.75 पे आ जाएगा, 1.7 पे आ जाएगा तो फिर ठीक ही हो जाएगा। अब आते हैं एफआईएस पे। इनको सिर्फ और सिर्फ खरीदना है और कुछ नहीं करना। बिल्कुल। और हजार करोड़ रुपए की खरीदारी इनकी हर रोज हो रही है। परफेक्ट है। कल के आंकड़े और शानदार है। 1500 करोड़ के कैश में खरीदे, 350 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स, 1800 करोड़ के तो स्टॉक खरीद डाले। इंडेक्स में 485 करोड़, 500 करोड़ की खरीदारी, क्या कहने। नहीं, वैसे तो अच्छी बात है कि खरीदारी है, लेकिन ये देख क्या रहे हैं? अगर मैं एक इन्वेस्टर की तरह पूछूं कि एफआईएस भारत में देख क्या रहे हैं? अब की बार किसकी सरकार, ये देख रहे हैं। और इन्होंने उसी दिन से मना लिया था। किसकी सरकार? तो अभी तो तारीख ही आई है। हाँ, तो पता भी नहीं। मैं वही कह रहा हूँ कि भाई हमारे लिए, आपके लिए तारीख आई है, एफआईएस के लिए फैसला आया है। और ये फैसला शायद उन्होंने उस दिन से गिन लिया जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। उस दिन से एफआईएस पैसा लगा रहे हैं और उस दिन उनको समझ में आ गया कि कम से कम 30-40 सीट का स्विंग हुआ है। और कल भी हम, परसों भी जब हम लिंक कर रहे थे, ये बता रहे थे कि देखिए भाई 250 सीट के आसपास का अंदाजा लगाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से पिछले 4-6 महीने में आपने जितने एग्जिट पोल देखे होंगे, 250 सीट का अंदाजा हाईएस्ट साइड पर है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप चुनाव के नज़दीक जा रहे हैं, जो एनडीए के सीटों का अंदाजा बढ़ रहा है। और अगर एफआईएस को ये लगता है कि यही सरकार फिर से बनेगी, तो वो इलेक्शन 23 मई का इंतज़ार नहीं करेंगे, वो फिर आज ही पैसा लगाएंगे। ठीक है, तो उस लिहाज से पैसा लगा रहे हैं। सिंपल चीज़ें, उन्हें शायद चुनाव के नतीजों को लेकर कॉन्फिडेंस है, बाकी लोगों को नहीं। लेकिन एक और चीज भी है कि 7 चरणों में चुनाव होने हैं, लंबी प्रोसेस है। राइट। तो एफआईएस का कॉन्फिडेंस ये 7 चरणों तक बना रहेगा या इसमें डगमगाता है? ना, देखिए एक चीज़ है भाई, आप पैसा जो आज लगा रहे हैं वो 23 मई के पहले ही वापस निकाल लेना है क्या? या 23 मई 2019 को नतीजों के बाद निकाल देना है, या 23 मई 2024 तक रखना है? तो मुझे जो लगता है जो एफआईएस पैसा लगा रहे हैं वो 23 मई 2024 के हिसाब से लगा रहे हैं। लेकिन एफआईएस के पैसे को तो हॉट मनी कहते हैं टिपिकली। हॉट मनी भी है, एफआईएस में भी फंड चलाने वाले आपके मेरे जैसे लोग ही हैं। तो सब तरह के लोग होते हैं फंड में। जो पेंशन फंड है, मैं आपको बताता हूँ, कनाडा का एक पेंशन फंड है, उसका ऑन एन एवरेज एक स्टॉक का होल्डिंग पीरियड आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना है? एवरेज होल्डिंग पीरियड पर स्टॉक 7 साल। मतलब अगर आज एक कागज उन्होंने खरीद लिया तो 7 साल तक बेचेंगे नहीं। ऐसे फंड भी हैं, सोचिए, वो भी एवरेज है। इसका मतलब कुछ फंड, कुछ स्टॉक तो 25 साल से रखे होंगे। करेक्ट। तो ऐसे सब तरह के हैं। वहाँ हेज फंड्स भी हैं, ट्रेडिंग भी कर लेते हैं। वहाँ पर आपको हॉट मनी वाले फंड्स भी मिलेंगे और दूसरी तरफ पेंशन फंड्स भी मिलेंगे, जो एक बार पैसा डालने के बाद वापस देखते भी नहीं है कि भाई हमें निकालना है। आराम से छोटी मोटी चीज़ें चलती रहे। तो हर तरह के है। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं कि इलेक्शन के रिजल्ट का अंदाजा लगाकर कुछ हॉट मनी आ रही है मार्केट में। पैसा तो पैसा है सर। अल्टीमेटली कलर तो सबका 2000 के हर नोट का कलर गुलाबी है, डॉलर के हर डॉलर का कलर हरा है। ठीक है ना, आने दो बस। तो इसलिए ये है कि एफआईएस का मूड पूरी तरह से चुनाव को लेकर पॉजिटिव है। ठीक है, ये एफ&ओ के आंकड़े क्या कह रहे हैं इस समय? एफ&ओ के आंकड़े ठीक है, प्रीमियम थोड़ी बढ़ी है। निफ्टी पर 25 पॉइंट से 38 पॉइंट बढ़कर आई है। ओपन इंटरेस्ट में 4 लाख शेयर जुड़ा है, तो लगभग 40 लाख शेयर आपके 3 दिनों में निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट में जुड़ गए। एक चीज़ जो डिम्पी काम की दिख रही है वो ये है कि 11,200 ये अहम सपोर्ट दिख रहा है वीकली और मंथली डेटा के हिसाब से निफ्टी पर। उससे पहले 11,300 इसलिए बड़ा लेवल है, 11,300 के पुट पे 30 लाख शेयर हैं और कॉल्स में 23 लाख शेयर। तो जैसे आप 11,300 के आसपास आएंगे, थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलेगा और थोड़ी खरीदारी भी होती हुई दिखेगी। तो 11,300 भी आप आसानी से तोड़ेंगे नहीं। और लगातार 3 दिन आप 11,300 के ऊपर की क्लोजिंग दे चुके हैं और चौथे दिन अगर आज फिर आप हफ्ते के आखिरी दिन, मैं बोलूँगा 11,350 की क्लोजिंग होती तो मंडे के लिए बहुत बढ़िया संकेत है। और अगर आज आप क्लोजिंग बेसिस पे 11,300 को भी होल्ड कर पाते हैं तब भी बिल्कुल बुरी नहीं है क्लोजिंग। तो आज क्लोजिंग अगर 11,300 के ऊपर होती तो अगले हफ्ते के लिए भी तेजी करके जाइए, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो ये बहुत बढ़िया संकेत है। ऊपरी स्तरों पर 11,500 तक की जगह बन रही है जाने की। उससे पहले 11,400 पर एक छोटा पड़ाव है, बिल्कुल है। 34 लाख शेयर वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में खुले हुए हैं। तो 11,300 के नीचे आप बंद नहीं होंगे, 11,400 के ऊपर बंद नहीं होंगे फिलहाल। तो मुझे आज के लिए ये लगता है निफ्टी के डेटा देखकर। ठीक है, कल जब वीकली एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी और निफ्टी की, तो कल पुट राइटर्स जीते या फिर कॉल राइटर्स जीते, या किसका पलड़ा ज़्यादा भारी हुआ? क्योंकि कल एडजस्टमेंट्स तो हुई हैं वीकली बेसिस पर। कल जीते राइटर्स।
दोनों ही तरह के। अच्छा। हाँ, और उसकी वजह देखिए, एक चीज़ समझिए, जब भी एक्सपायरी के दिन आप मुंह छोटा देखेंगे बाजार में, राइटर्स जीतेंगे, दोनों तरफ के, दोनों तरफ के जीतेंगे। ज़्यादा कॉल राइटर्स इसलिए जीते हैं कि कॉल्स की प्रीमियम ज़्यादा थी, लेकिन हमने कल बहुत पहली बार आगाह किया, 3-4 दिनों के बाद पहली बार हमने बैंक निफ्टी पे शॉर्ट कॉल भी दिया, और खुलते ही भी दिया कि जहाँ खुले वहाँ बेचिए। वहाँ से आया भी नीचे, वहाँ नीचे भी हाथों हाथ ही आया, आया। और हमारा 28,850 का दूसरा टारगेट था, वो हासिल भी हुआ। कल का लो देख लीजिए आप, 28,820 है, तो एग्जैक्टली वहाँ से गुआर कल जब हमने वापस लॉन्ग कॉल भी दिया क्लोजिंग में, वहाँ से भी 100 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ा है। तो बैंक निफ्टी में यही मजा आ रहा है कि दोनों तरफ आपको ट्रेड दे रहा है। तो कल कॉल राइटर्स ज़्यादा जीते हैं, पुट राइटर्स भी जीते हैं, क्योंकि जिस तरह के बड़े मुंह की आदत हमें पिछले 3 दिनों में पड़ी हुई है वो दिखी नहीं, ठीक है। बट एनीवे, अब आपके लिए बैंक निफ्टी पे अहम क्या है, 29,000 अहम है, क्योंकि 29,000 के पुट पे 3 लाख शेयर हैं और कॉल्स में आपके 5 लाख शेयर है। तो 29,000 के पार निकलने के बाद ही मुझे बैंक निफ्टी संकेत देता हुआ दिखेगा कि अब मुझे खरीदारी कर लो, लेकिन 29,100 के पार निकलने पे आग लगेगी। तो फिर हमको तैयार रहना है। तैयार आज पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी पे बड़ा तगड़ा ट्रेडिंग कॉल मिलने की तैयारी है, कुछ तो बड़ा मिलेगा। तो देखते हैं ये बड़ा किस तरफ मिलता है। एसजीएक्स निफ्टी तो गर्मी दिखाने की कोशिश कर ही रहा है, वापस से मजबूत होता हुआ दिख रहा है। अब देख लेते हैं क्या कुछ होता है। ठीक है, इस बीच में आपको बैन वाले शेयर जल्दी से बताता हूँ। 5 बैन है, आईडीबीआई, रिलायंस पावर, जेट, रिलायंस इंफ्रा और बीईएमएल। ये 5 शेयर आज बैन के अंदर रहेंगे। अब आते हैं आज के स्टॉक पे। आज का स्टॉक ऑफ द डे देखते हैं। सर आज का स्टॉक ऑफ द डे, रिलायंस कैपिटल का फ्यूचर बेचने की राय है। प्रमोटर्स ने फिर से कुछ और शेयर गिरवी रखे हैं, जो वो खबर आई है। अब दिक्कत ये आ रही है कि एक तो कुछ कंपनियों में एडीएजी ग्रुप के स्टॉक्स में प्रमोटर गिरवी बढ़ा रहे हैं, कुछ में गिरवी रखे हैं वो फाइनेंसर्स बेच रहे हैं। रिलायंस पावर में आपने देखा तो, और स्टॉक कमजोर है। बस रिस्क एक ही है डिम्पी इसमें कि 11% कल गिरा हुआ है, वही एक रिस्क है। तो इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं, सेल ऑन एवरी राइज। अच्छा, एकमात्र स्टॉक ये और है रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा तो बैन में है, ये कम से कम बैन में नहीं है, शायद कल पिटा भी इसी वजह से ज़्यादा। फिर आज खबर भी आ गई कि तो ऊपरी स्तरों का इंतजार भी कर सकते हैं, या फिर आप एक काम करें, एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं 170 का। एक चीज़ मैं और बता दूं, कल के एक्सपीरियंस के बाद जुबिलेंट फूड और लुपिन, जो दोनों हमने कल शॉर्ट कॉल दिए थे, दोनों ही अपने स्टॉप लॉस के लेवल के ऊपर खुले हैं। और जब एक चीज़ समझिए, और आज अभी आप स्टॉक ऑफ द डे देख रहे हैं या जो भी देख रहे हैं, मार्केट ओपनिंग पे अगर वो स्टॉप लॉस के आसपास या उसके ऊपर खुल रहा है तो फिर आपको शॉर्ट नहीं करना है। और कल इसीलिए हमने प्री ओपनिंग सेशन में आपको बता भी दिया कि इन्हें अब शॉर्ट मत कीजिए, तो सौदा ही नहीं बनेगा अगर स्टॉप लॉस के ऊपर। एग्जैक्टली हाँ, तो इसलिए कि खाली जो लिखा है अगर आप वही ऐसे पढ़ के सोचेंगे, कहीं कहीं आपको अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि पैसे भी आपके हैं, प्रॉफिट भी आपका है, हमारा नहीं है, नुकसान भी आपका है, वो भी हमारा नहीं है, हमारी खाली भावनाएं आपके साथ है। तो इसलिए जब ट्रेड करें, जैसे फर्ज करें आज रिलायंस कैपिटल का फ्यूचर 170 के ऊपर खुलता है, सेल कॉल कैंसिल, सिंपल। खुल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कल 11% गिरा हुआ है, और मार्केट अगर 50 पॉइंट निफ्टी ऊपर खुल जाए तो पॉसिबल है ना, हर चीज़ पॉसिबल है कि चलिए प्लेज की खबर आ गई आज, जिसके दम पर कल शायद गिरा था। तो ये मार्केट में डिमांड सप्लाई अलग चीज़ है। अब वो आप अलग बात है कि लुपिन जहाँ खुला वहाँ से गिर के वापस नीचे आ गया, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। लेकिन मेरा पॉइंट है कि सिर्फ जब आप किसी रिकमेंडेशन को देख रहे हैं तो थोड़े अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बेहतर है। ठीक है, तो इसलिए आप सारे लेवल्स नोट कर लीजिए, स्टॉप लॉस का लेवल भी नोट कीजिएगा 170 का। ये फ्यूचर्स के सारे लेवल्स है, जब ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका फ्यूचर 167 रुपये 75 पैसे में बंद हुआ है। टारगेट 165, 161, 158, 158 तक के टारगेट बनते हैं। तो ये बहुत गैप से खुल जाए तो बिल्कुल ना बेचें, तो गैप के साथ खुल जाए तो बिल्कुल भी ना बेचें। खैर उस समय तो हम 9:08 पे एक बार वापस से इसको डिस्कस भी कर लेंगे। लेकिन आज का हीरो भी हम आपके सामने लेके आएंगे, वो होगा 9 बजे, 9 से 9:05 के बीच में आप वो भी देखेंगे, फास्ट मनी की कॉल्स भी देखेंगे। अब हमेशा की तरह रिसर्च टीम आज हमारे साथ वापस जुड़ चुकी है, और आज फॉर्मल्स में नहीं बल्कि कैजुअल्स में हमारे साथ है दिवांशी हैं ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स के लिए, रजत आज हमारे साथ जुड़े हैं खबरों वाले शेयर्स बताने के लिए, और पूजा भी हमारे साथ खबरों वाले शेयर्स बताने वाले। रजत और मैं तो मैचिंग लग रहे हैं थोड़ा, हालांकि रजत का कलर थोड़ा लाइट है, मेरा थोड़ा ब्राइट है, लेकिन फिर भी रजत लग तो अच्छे ही रहे, है ना। तो रजत से शुरुआत करें। बिल्कुल, हाँ देखो मैच ही हो रहे हैं। हाँ, थोड़ा खाली ऐसे लग रहा है कि मेरा सर्फ एक्सेल से धुला हुआ है, रजत का निर्मा वॉशिंग पाउडर से। ऐसा कुछ नहीं सर, स्ट्राइप से ट्रेंड में, ऐसा शर्ट बहुत ट्रेंड में है। बताइए रजत। अच्छा, एनएचपीसी, ये इसकी आज बोर्ड बैठक है जिसमें पूंजी जुटाने पर विचार कर रही कंपनी, तो एनएचपीसी आज फोकस में है, और साथ साथ लक्ष्मी विलास बैंक, इनकी भी बोर्ड बैठक है जिसमें पूंजी जुटाने के ऊपर विचार किया जाएगा और फैसला बोर्ड लेता हुआ नजर आएगा।
MSTC के IPO पे अपडेट दे दूं कि दूसरे दिन बहुत सुस्त रिस्पॉन्स है इस IPO को, 12% ही सब्सक्राइब हुआ है अभी तक, और आज आखिरी दिन है। प्राइस बैंड 121 से 128 रुपए रखा गया है, जिसमें 226 करोड़ रुपए सरकार की जुटाने की तैयारी है। कंपनी के हाथ कोई रकम नहीं लगेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए एक बड़ी खबर आ गई। देखिए, ब्रुकफील्ड 13,000 करोड़ में ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन खरीदेगा, ऐसी खबर है, और ये मुकेश अंबानी के पास ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन का मालिकाना अधिकार है। ये जो खरीद होगी, जो ब्रुकफील्ड करेगा, ये इंडिया इन्वेट के जरिए यहाँ पर ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन में ये खरीद करता हुआ नजर आएगा। ये लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो प्राइवेट किसी कंपनी की पाइपलाइन जो है उसमें निवेश किया जा रहा है। तो एक अच्छी खबर रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए है, और साथ ही साथ रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, क्योंकि ये इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कारोबार, गैस पाइपलाइन कारोबार संभालती है, तो रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा भी कहीं ना कहीं फोकस में रहेगा। कोल इंडिया, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लगभग 9.5 से 10.5 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड आता हुआ नजर आएगा, लेकिन उससे बहुत कम 5.85 रुपए प्रति शेयर के दूसरे अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है कंपनी ने। जुबिलेंट फूड वर्क्स, यहाँ पर दो खबरें हैं। पहली ये कि दिल्ली हाई कोर्ट ने NAA यानी कि नॉन एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी के ऑर्डर पर रोक लगा दी है। उनका ये कहना है कि 41 करोड़ का जो जुर्माना है उस पर तो रोक लगा दी, लेकिन 4 हफ्ते में 20 करोड़ रुपए कंपनी को जमा करने पड़ेंगे, और ये सेंट्रल कंज्यूमर वेलफेयर फंड में तुरंत प्रभाव से 4 हफ्ते के अंदर अंदर ये रकम को जमा करना होगा। और दूसरी खबर यह है जुबिलेंट फूड वर्क्स पे कि प्रमोटर जुबिलेंट कंज्यूमर ने 39,59,000 शेयर जो है वो बेचे हैं, और कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड ने 8 लाख शेयर खरीदे हैं, प्रूडेंशियल ICICI AMC ने 8 लाख शेयर खरीदे हैं। इसके अलावा सरकारी बैंक्स आज भी फोकस में है, और कुल मिलाकर इस बार संख्या है 6, क्योंकि FY20 में सरकारी बैंक दोबारा से मुनाफे में लौटेंगे, ऐसा इकरा का कहना है। इकरा ने 6 सरकारी बैंक्स के आउटलुक में बदलाव किया है, लेकिन इस पर अगर बारीकियां देखें तो बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, OBC, इन बैंक्स में इंप्रूव किया आउटलुक, नेगेटिव से बढ़ाकर स्टेबल कर दिया है। IDBI बैंक को डेवलपिंग इंप्लीकेशन से तो हटा दिया, लेकिन नेगेटिव आउटलुक बरकरार है। उनका कहना है कि एसेट क्वालिटी और क्रेडिट प्रोविजनिंग अभी भी हायर लेवल पे है, तो वो कहीं ना कहीं चिंता की बात है। जब तक रकम ज़्यादा नहीं जुटाती IDBI बैंक, तब तक उनकी आउटलुक में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं करेंगे, उसको स्टेबल नहीं करेंगे। और पंजाब एंड सिंध बैंक, इसका आउटलुक नेगेटिव किया है, स्टेबल से घटाकर इसको नेगेटिव कर दिया गया है। वेदांता के लिए एक नेगेटिव खबर यह है कि जाम्बिया इकाई में कामकाज रुका है। कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट से पैसा ना मिलने के कारण ये कामकाज को बंद करना पड़ा है। ठीक है, इसमें बैंक्स वाली खबर आज वैसे भी इंपॉर्टेंट है, और आप बैंक निफ्टी के बारे में तो ऑलरेडी समझ ही रहे हैं कि अगर 29,100 पार होगा तो फिर इसके बारे में हम और आपके सामने रणनीति रखेंगे। कुछ इस तरह के खबरों वाले शेयर्स पूजा के पास भी है। पूजा बताएं। इमामी पर नजर रखिए, एक पॉजिटिव खबर आई है कंपनी के लिए। सैक ने कंपनी के चेयरमैन की अर्जी मंजूर कर दी है, और सेबी ने फ्रॉड और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के तहत जो 8 लाख का जुर्माना लगाया था चेयरमैन पर, उसको खारिज कर दिया है। ये करीब 7 साल पुराना मामला था। सेबी का कहना था कि अमृतांजन हेल्थ केयर को खरीदने की बात कंपनी ने बोर्ड और शेयरधारकों से डिस्कस करने से पहले मीडिया को बताई, जिसकी वजह से शेयर में एक तेजी देखने को मिली थी। लेकिन कंपनी की तरफ से सफाई आई है कि एक टेलीफोनिक इंटरव्यू के दौरान रिपोर्टर को ये बात कही गई थी, एक इच्छा जाहिर की थी। सैट का कहना है सेबी को कि प्रमोटर को पर कोई भी जुर्माना या फ्रॉड घोषित करने से पहले इंटेंशन को समझना जरूरी है। तो ये चेयरमैन हक में फैसला है, जिसके चलते आज इमामी पर नजर रखनी होगी। CG पावर, कॉन्टिन्यूस पावर पर भी नजर रखें। यहाँ पर एक नेगेटिव खबर है, KKR और लेंडर्स को कंपनी का कंट्रोलिंग स्टेक मिल सकता है, क्योंकि प्रमोटर्स की तरफ से पेमेंट डिफॉल्ट किए गए हैं। लेंडर्स और KKR ने मिलकर कंपनी में करीब 900 करोड़ का निवेश किया था दिसंबर 2016 में, जिसको कि डिफॉल्ट किया गया प्रमोटर्स की तरफ से। तो आज कॉन्टिन्यूस पावर भी फोकस में रहेगा। अब बात करते हैं उन शेयरों की जहां पर कुछ प्रमोटर एक्शन और फंड एक्शन देखने को मिले हैं। रिलायंस कैपिटल से शुरुआत करते हैं। 6 से 7 मार्च के बीच प्रमोटर्स की तरफ से कुछ हिस्सेदारी गिरवी रखी गई है, और कुल हिस्सेदारी 5% अभी तक गिरवी रखी जा चुकी है। तो रिलायंस कैपिटल आज फोकस में रहेगा। स्ट्राइड्स फार्मा पर भी नजर रखिए। बजाज फाइनेंस ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी घटाई है, और हिस्सेदारी 3.5% से घटाकर अब जो मौजूदा हिस्सेदारी है वो 1.74% बैठती है। तो आज यहाँ पर भी फोकस रहेगा। इसके अलावा बाइक हॉस्पिटैलिटी पर भी नजर रखिए। ग्रैंडी और पीक इमर्जिंग मार्केट फंड ने कंपनी के करीब 6 लाख शेयर्स बेचे हैं, और ये जो बिकवाली है करीब 34 रुपए प्रति शेयर के भाव पर देखी गई है। तो आज यहाँ फोकस रहेगा। इसके अलावा प्रमोटर्स की तरफ से भी कुछ शेयर गिरवी रखे गए हैं। सनफार्मा में प्रमोटर शांगवी फाइनेंस ने कंपनी की करीब 41 लाख शेयर्स गिरवी रखे हैं, और मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में भी प्रमोटर्स की तरफ से कुछ प्लेज शेयर किए गए हैं। प्रमोटर ने 8 मार्च को करीब 24 लाख शेयर्स गिरवी रखे हैं मैक्स फाइनेंशियल के। तो इन दो स्टॉक्स पर नजर रखिए। इसके अलावा प्रमोटर्स की तरफ से कुछ खरीदारी भी हुई है। बजाज ऑटो और जेंसा टेक में प्रमोटर्स ने कुछ
शेयर्स खरीदे हैं। बजाज ऑटो में प्रमोटर्स ने 12 से 14 मार्च के दौरान करीब 6 लाख शेयर्स खरीदे और जेंसा टेक में प्रमोटर्स ने 12 से 13 मार्च के दौरान करीब 23,000 शेयर्स खरीदे हैं। और आखिर में बात करते हैं GSPL की, यहाँ पर भी एक फंड एक्शन देखने को मिला है। यूटिलिको इमर्जिंग मार्केट ट्रस्ट ने कंपनी के करीब 33 लाख शेयर्स खरीदे हैं। कल ये हिस्सेदारी खरीदी गई थी करीब 180 रुपये प्रति शेयर के भाव पर। ठीक है, ये कुछ एक और खबरों वाले शेयर, इसमें कुछ ब्लॉक डील्स भी है जिसपे ज़्यादातर ब्लॉक डील्स तो पॉजिटिव ही दिख रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ फंड्स ने खरीदा ही है। आगे बढ़ते हैं। इस बीच ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स जाने उससे पहले मैं आपको जरा विश्व दर्शन करा दूं क्योंकि आप सिंगापुर पहले चलिए। सिंगापुर यानी कि SGX निफ्टी ये 20 अंकों के बढ़त दिखा रहा है, 11,400 यहाँ पार हो गया है। हालांकि ये भाव फ्यूचर्स के होते हैं, हम स्पॉट के हिसाब से कल 11,343 रख के गए हैं, तो ये फ्यूचर्स के SGX निफ्टी का भाव 11,400 के पार है। हांगकांग का बाजार अब 400 अंकों की बढ़त यहाँ पे दिखाता हुआ दिख रहा है, करीब 1% तक की तेजी है। और डाउ फ्यूचर्स US मार्केट्स ये भी करीब, इसके फ्यूचर्स भी 106 पॉइंट ऊपर है। तो ग्लोबल मार्केट्स में अब अभी की जो सिचुएशन है वो तो भारतीय बाजारों के लिए बेहद अच्छी है। जरा ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी देख लेते हैं। दिवांशी बताएं, बहुत सारी रिपोर्ट्स है लगता है आपके पास आज। बिल्कुल, और दो तो हाल ही में आई है जस्ट, तो मैं आपको बता दूं कि CLSA और मैक्वारी ने यहाँ पे सबसे पहले तो भारत पर क्या कहा है। दोनों की सेम राय है कि चुनाव के पहले और चुनाव के बाद भी यहाँ पे कॉन्फिडेंस काफी अब बूस्टअप होता हुआ दिख रहा है सरकार को लेके। ओपिनियन पोल्स यही सजेस्ट करते हैं, तो अब यहाँ पे खरीदारी और आती हुई दिखेगी। लेकिन दोनों ही मैक्वारी और CLSA इन्होंने IT जो क्षेत्र है वहाँ पे थोड़ा सा अंडरवेट किया है और जो वेटेज है CLSA ने IT सेक्टर पर वो थोड़ा सा घटाया है। वहीं पे प्राइवेट बैंक्स पर अपने जो वेटेज है वो थोड़ा सा बढ़ाया है, वहाँ पे ज़्यादा उनको कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है। और मैक्वारी ये भी मानता है कि FI में जो कॉन्फिडेंस है वो अब यहाँ पे चुनाव से पहले बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इसके अलावा आज HSBC की भी इंडिया पर रिपोर्ट आई है। भारत पर वो ओवरवेट है, न्यूट्रल से बढ़कर अपग्रेड किया और 2019 के अंत तक सेंसेक्स का लक्ष्य जो दे रहे हैं वो 40,300 तक का दे रहे हैं। और वो मानते हैं कि यहाँ पे जो टॉप पिक्स है वो डीमार्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, गेल, गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज एस्टेट्स, ITC, हिंडाल्को, एक्सिस बैंक जैसे कई शेयर्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। वो सारे काउंटर्स ऐसे हैं जो वो टॉप पिक्स यहाँ पे से आती हुई दिख रही है। इसके अलावा जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर नजर कीजिए आप। सबसे पहले तो CLSA की इंडसइंड बैंक पर रिपोर्ट आई है, काफ़ी पॉजिटिव है। उन्होंने अपने लक्ष्य बढ़ा दिए हैं, 1910 से बढ़ाकर 2120 तक के अब नए लक्ष्य दे रहे हैं और मानते हैं कि भारत फाइनेंशियल के अधिग्रहण से काफ़ी फायदा होगा और सिनर्जी बेनिफिट्स अब आगे जाके दिख सकते हैं। ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी यहाँ पे आगे जाके दिख सकती है। डिपॉजिट्स बढ़ने का अनुमान यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। TTK प्रेस्टीज पर CLSA की रिपोर्ट थोड़ी सी नेगेटिव है, उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया और बिकवाली की राय है। अब देखिए यहाँ पे 19 जनवरी को एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी CLSA की TTK प्रेस्टीज पर, वहाँ से एक शार्प रनअप देखने को मिला है और 7,500 से स्टॉक बढ़कर करीब 9,100 के आसपास आता हुआ दिखा है। अब वो बिकवाली की राय दे रहे हैं और 9,000 के टारगेट्स उन्होंने बरकरार रखे और मान रहे हैं कि यहाँ पे शार्प अपरन आ चुका है स्टॉक में, इसी के चलते वो बिकवाली की राय दे रहे हैं। साथ ही CLSA की HUL पर पॉजिटिव रिपोर्ट है, आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग है और लक्ष्य 2010 तक का दे रहे हैं। वैल्यूएशंस आगे भी महंगे रहेंगे और कंजम्पशन ट्रेंड देखने के लिए एक बार कॉन्फिडेंस के लिए चौथी तिमाही के नतीजे काफ़ी ज़रूरी हैं। लागत नरम रहने की उम्मीद है और डॉइश बैंक ने भी यहाँ पे लक्ष्य 2100 तक के दिए हैं और वो भी मानते हैं कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है चौथी तिमाही में 7.5% रहने का अनुमान है। क्रेडिट स्विस की नैटको फार्मा पर पॉजिटिव रिपोर्ट है और मानते हैं कि कोपेक्सोन से यहाँ पे लगातार मुनाफे में बढ़त देखने को मिल सकती है। सिटी की वोल्टास पर रिपोर्ट है जहां पे उन्होंने अपने लक्ष्य को बढ़ा दिया है, 600 तक के लक्ष्य थे और 690 तक के अब टारगेट्स वो सुझा रहे हैं। मान रहे कि दक्षिण भारत में मांग में काफ़ी बढ़त आती हुई दिखी है लेकिन उत्तर भारत में अभी भी दिक्कतें जारी हैं। क्रेडिट स्विस की भारत ऑटो पर नेगेटिव रिपोर्ट है। इंपॉर्टेंट है वो ये मान रहे हैं कि FY20 में पहली छमाही में वॉल्यूम्स 5% तक घट सकते हैं और कंपनी 5 साल के औसत पी के ऊपर ट्रेड करती हुई दिख रही है लेकिन डिविडेंड इनकम जो है वो नहीं बढ़ा रही है। इन्वेस्टर्स थी जिसके ऊपर चिंता है और नोमुरा ने भी BHL के जो टारगेट्स है वो यहाँ पे घटा दिए हैं, 86 से घटाकर 63 कर दिए हैं। और वहीं पे सिटी की RBL पर पॉजिटिव रिपोर्ट है जहाँ पे वो न्यूट्रल रेटिंग है लेकिन लक्ष्य बढ़ा दिया है, 670 तक के आप टारगेट्स दे रहे हैं। कासा यहाँ पे काफी बढ़ने का अनुमान यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। एक साल में BHL पे इतनी रिपोर्ट आ जाती है जितने इसके भाव नहीं है। इतनी रिपोर्ट तो कम से कम आती है BHL पे, हर दिन कुछ ना कुछ बाय सेल लाए। इसका 67 रुपये भाव है और साल में आपको 67 रिपोर्ट से ज्यादा दिखेंगी रिपोर्ट्स। हाँ, ये बात तो एकदम सही है, ऑब्जर्वेशन परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। और TTK पर भी आप ध्यान रखिए क्योंकि जनवरी 30 के आसपास रिपोर्ट आई थी CLSA की, 9,000 के टारगेट से तब 7,500 के आसपास ट्रेड कर रहा था, अब 9,100 पर ट्रेड कर रहा है वो। भाव ही रखा है, नहीं दिया बोलते कि नहीं बेच के निकल जाओ। चलिए आइए, लेकिन रिपोर्ट्स बेहद इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग है हमारे
हमारे एक्सपर्ट्स का आज पैनल जो बेहद दमदार है। स्टूडियो में हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, अविनाश और सचिन जी, और दोनों ही अविनाश जी और सचिन जी आपका स्वागत है, गुड मॉर्निंग। और स्टूडियो के बाहर हमारे साथ कुणाल जी जुड़ने वाले हैं, राकेश जी जुड़ चुके हैं। चलिए, अविनाश जी और सचिन जी की भी शर्ट मैचिंग है एकदम। हाँ, छोटे छोटे चेक्स, एकदम छोटे छोटे वाले चेक्स है बिल्कुल, और कलर भी मैचिंग है। चेक्स का कलर भी लगभग मैचिंग होता है। तो शुरुआत अविनाश जी, आप सचिन जी से ज्यादा सीनियर दिख रहे हैं। अरे और इसमें है ना, सचिन जी बुरा भी नहीं मानेंगे एक्चुअली। बताइए शुरुआत कीजिए। इनफैक्ट अनिल जी, हमको दो स्टॉक्स पसंद है। गैस स्पेस में हमको महानगर गैस पसंद है। हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का वॉल्यूम ग्रोथ बोथ सीएनजी एज वेल एज पीएनजी में कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में रिकॉर्ड किया था, आगे भी हमको लग रहा है कि वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। मार्जिन इंप्रूवमेंट भी इस क्वार्टर में हमको देखने को मिला था। तो ओवरऑल हमको लग रहा है कि इस लेवल से रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा बन सकता है। करीबन 1100 का टारगेट लेके यहाँ पे खरीदा जा सकता है। और दूसरा स्टॉक आईटी स्पेस में हमको टेक महिंद्रा पसंद है। हालांकि रुपया का एप्रिसिएशन होने के कारण स्टॉक्स में थोड़ी बहुत पिटाई हो चुकी है, बट टेक महिंद्रा काफ़ी ऊपरी लेवल से गिरा है, 788 आ चुका है। यहाँ पे दो ट्रिगर्स है। एक तो इन्होंने रिसेंटली जापान में एक कंपनी ली है जो 5G में इनका काफ़ी आगे पोटेंशियल ग्रो करेगी, और जो बायबैक प्राइस उन्होंने अनाउंस किया है, करीबन 950 की बायबैक प्राइस अनाउंस किया है। तो हमको लग रहा है कि नॉट ओनली शॉर्ट टर्म बट लॉन्ग टर्म के लिए भी हमको लग रहा है कि किसी को अगर पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना है तो एक अच्छा समय होगा। करीबन 900 रुपये का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे खरीदा जा सकता है। ठीक है, टेक महिंद्रा एक आईटी का शेयर आपकी लिस्ट में है, और एक गैस का शेयर एमजीएल। ये कल विकास सेठी जी भी हमारे साथ जुड़े थे, उनकी लिस्ट में भी था एमजीएल। तो आज आप भी कह रहे हैं एमजीएल, तो ज़्यादातर फंडामेंटल एनालिस्ट को इस समय एमजीएल बहुत पसंद आ रहा है। ठीक है, दो शेयर हो गए। अब सचिन, आपका भी स्वागत है। आप मेरे को बताएं आपके शेयर्स कौन से आज के। ठीक है, मुझे लग रहा है मार्केट में थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, तो उसी लिहाज से मैं थोड़ा लॉन्ग और शॉर्ट का कॉम्बिनेशन रख रहा हूँ। एंड प्राइमरीली मैंने सिलेक्ट किया दोनों हेवी वेट्स। इन्फोसिस मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट जिस तरीके से इस पर्टिकुलर स्टॉक में गिरावट हुई थी 770 लेवल के बाद, जो एक जिगजैग करेक्शन देखा गया था, वो एक हार्मोनिक पैटर्न के रिफ्लेक्शंस भी दिखा रहा है। 700 का अगर हम लेवल देखें तो लगातार 4 दिनों से इस पर्टिकुलर लेवल को रिस्पेक्ट किया है ऑन द डाउन साइड, बट ऊपर की तरफ देखें तो अब तक 715 के ऊपर कॉन्फिडेंटली स्टॉक ने क्लोज नहीं दिया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं जाकर यहाँ पर एक बेस बिल्डिंग एक्शन ही हो रहा है। इनफैक्ट 700 के पुट्स में अगर हम इंक्रीमेंटल एक्शन देखें तो आई थिंक वो एक मेक और ब्रेक लेवल होगा इस पर्टिकुलर स्टॉक के रिवाइवल के लिए। तो 706 के स्टॉप लॉस के साथ मैं कंडीशनल बाय जनरेट करना चाहूंगा इन्फोसिस पे। 714 का लेवल आज के सत्र में दिखाई देता है, तो वहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 706 का स्टॉप लॉस होगा, और एक अच्छा पुल बैक टारगेट आ सकता है अराउंड 728 का ऑन द अपसाइड। और सेकेंड कॉल होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज पे, जहाँ पर एक काफ़ी कॉन्फिडेंट ट्रेंड बरकरार देखी गई है। एंड जिस तरीके से अभी कल के दो सत्रों में एक पैटर्न बना है ट्वीजर टॉप, इसका कंफर्मेशन आना बाकी है, बट जिस तरीके से अभी मार्केट प्लेस्ड है, थोड़ा सा वो बॉट सिचुएशन है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कल के सत्र में भी थोड़ी सी अनवाइंडिंग देखी गई थी, और जिसके वजह से स्टॉक में थोड़ा सा और प्रेशर बन सकता है। तो 1350 के आसपास अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको मिल जाता है तो वहाँ पर मैं शॉर्ट करने की सलाह दूंगा। 1366.30 का स्टॉप लॉस होगा, और 1320 का एक छोटा सा इमीडिएट टारगेट होगा। ठीक है, मैं एक बार वापस से रिपीट करता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। 1350 पे करना है शॉर्ट, 1366 रुपये का रखना है एक स्टॉप लॉस, और 1320 का आप कह रहे हैं कि टारगेट है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज को 1350 के आसपास शॉर्ट करना है। इस चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ पे है भी 7-8 रुपये की गुंजाइश। अगर ऊपर आए तब शॉर्ट कीजिएगा, 1366 तब स्टॉप लॉस लगेगा, 1320 तब आपके लिए टारगेट। आप ये कह रहे हैं कि सेल ऑन न्यूज़ हो गया बेसिकली। और वैसे भी इसमें मुझे एक चीज़ समझ नहीं है अविनाश जी, आई डोंट नो आपने क्या, ये तो मुकेश अंबानी पर्सनल कैपेसिटी में बेचे हैं, राइट? हाँ, 13,000 करोड़ रुपए। नहीं, इनफैक्ट ये मुझे नहीं लग रहा है कि रिलायंस के बैलेंस शीट में ये पाइपलाइन का बिजनेस आता है। हाँ, वो उनका और ये लॉस मेकिंग बिजनेस है। खर्चे भी बहुत हो गए ना, 2-2 शादियां भी घर में होगी। तो 13,000 नहीं, सॉरी, ये तो आपके हमारे लिए लागू होता है, उनके लिए थोड़ी होता है। नहीं, बट कहने का मतलब आपका सही है कि ऑलरेडी मार्केट ने ये न्यूज़ शायद प्राइस में पचा ली है, तो शायद इससे और बढ़ने की चांसेस कम लग रहे हैं। हाँ, लेकिन ये चीज़ जो अब तक मैं जो खबर समझाऊँ उसका मतलब ये कि मुकेश अंबानी का पर्सनल इन्वेस्टमेंट था ये ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन में, और वो उन्होंने इस इन्विट को 13,000 करोड़ में बेचा है। तो वो पैसे जो आएंगे वो रिलायंस को नहीं आएंगे, और प्रोमोटर्स को जाएंगे, जाहिर सी बात है, उनका निजी निवेश है। तो ये चीज़ है, ये ध्यान में रखना चाहिए। इन्फोसिस आज प्लस है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज आज सचिन की तरफ से एक शॉर्ट कॉल दी गई है। अब राकेश जी और कुणाल जी हमारे साथ दिल्ली से तैयार हैं अपने अपने ट्रेड्स देने के लिए। राकेश जी, पहले आप अपने में एक बार बता दूं पहले, आगे बढ़े उससे पहले कि आज यूबीएस की रिपोर्ट भी है, और उन्होंने 810 रुपए का लक्ष्य दिया है यूबीएस ने।
तो ये एक सचिन जी आपकी रिकमेंडेशन है, तो मैंने कहा एक बार आपको अपडेट। हाँ, और इसमें रिपोर्ट में जो अनिल जी आप बात कर रहे हैं ना यूबीएस की, इसमें वही मार्जिन वाली बात बोली गई है जिस मार्जिन को लेकर इन्फोसिस को लेकर डाउट है। हालांकि उन्होंने क्लियर कर दिया कि हम अपने मार्जिन के साथ कोई कमी नहीं करेंगे, भले हमको बिजनेस कम लाना पड़े बट हम मार्जिन कम नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जरा राकेश जी से एक बार पता कर लेते हैं उनके आज के ट्रेड कौन से। राकेश जी गुड मॉर्निंग, आज के आपके ट्रेड। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। डिम्पी जी, एक ही स्टॉक रिकमेंड करूंगा कैश सेगमेंट से, जिसको 2 दिन पहले भी मैंने और कुणाल जी ने 10 की कमाई में दिया था, ग्रीव्स कॉटन। ये स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है और टेक्निकली एक बड़ी करेक्शन से निकला है स्टॉक, मुझे लगता है नए हाइज लगाएगा। शॉर्ट टर्म के लिए 130 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और 160 के लक्ष्य के लिए ग्रीव्स कॉटन को खरीदने की राय रहेगी। 160 रुपए का टारगेट है, 130 रुपए का एक स्टॉप लॉस है। ग्रीव्स कॉटन एक इंजन बनाने वाली कंपनी है, इसके कॉटन के नाम से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये इंजन बनाने वाली कॉटन के नहीं बनाते हैं। हाँ, ये ऑटोस के इंजन है इनके पास। और इसके बारे में हमने एक बार रिसर्च भी बताई थी कि हर 3 मिनट में एक इंजन को तैयार कर लेते हैं ये। 160 का इस पे टारगेट है और 130 का एक स्टॉप लॉस है। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, आपके ट्रेड कौन से है सर? गुड मॉर्निंग डिप्पी जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए अनिल जी, पहली बात तो ये है कि हर शुक्रवार को मैं सोचता हूँ कि देखिए आपको विशेष धन्यवाद मैं दूंगा ये फ्राइडे ड्रेसिंग के लिए। हालांकि देखिए आपने इतने बड़े बड़े बदलाव आप लेकर के आए हैं टेलीविजन में, लेकिन ये मुझे लगता है आप एक बहुत बड़ा बदलाव आप लेकर के आए हैं। और हर फ्राइडे को जब मैं ये इनफॉर्मल कपड़े पहनता हूँ तो मैं सोचता हूँ वाकई में मतलब इतने सालों में क्यों फॉर्मल कपड़े फ्राइडे को पहना। रिलैक्स फील करते, थोड़ा ऐसा लगता है कि आराम से बदलो, हाथ पैर आराम से हिला सकते हैं, ऐसा नहीं। माइंडसेट भी बदल जाता है अनिल जी, सोच भी बदल जाती है, एक रिलैक्सेशन आता है और मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव चीज है। सर सोच बदलने से ही देश बदलेगा, सरकार अकेली क्या क्या करेगी क्यों, है ना। चलिए, अच्छी सोच अच्छे के लिए बदल रही है, उससे बहुत बढ़िया। बताइए आज कहाँ कहाँ ट्रेड करने की सोच है आपकी? अरे जी, 2 काउंटर्स हैं जिनमें खरीदारी की राय है। एक तो बहुत समय बाद मेरे रडार पर भारतीय एयरटेल पर खरीदारी की राय आई है और उसकी वजह यह है कि एक ब्रेकआउट 2 सत्र पहले भारतीय एयरटेल में आया था, फिर करेक्शन आया और मुझे लगता है कि अब दोबारा से भारतीय एयरटेल तेजी के लिए तैयार हो रहा है। तो इन स्तरों पर एक ट्रेडिंग के लिए भारतीय एयरटेल को बाय करना चाहिए। 340 रुपए पर स्टॉप लॉस रखें, 356 रुपए टारगेट होगा। और दूसरा खरीदारी की राय है आरबीएल बैंक में, जिसमें कि हमने कल बंद होते समय एक अच्छा मोमेंटम देखा था। कल सारे निजी बैंक भाग रहे थे, आरबीएल में भी तेजी थी और मुझे लगता है आज भी तेजी बनी रहेगी। तो आरबीएल बैंक बाय करें, 627 रुपए पर स्टॉप लॉस रखना है, 657 रुपए का लक्ष्य होगा। और मैं बता दूं इन दोनों ही स्टॉक में आज रिपोर्ट्स हैं। पहला तो भारतीय एयरटेल में जेफरीज की रिपोर्ट है, वो खराब है और उससे कुणाल जी आप बिल्कुल भी घबराइए मत। जेफरीज की रिपोर्ट को कोई देखता नहीं है, खाली ने निकाली तो हमें बताना जरूरी है। उन्होंने टारगेट दिया 270 रुपए का, जो कि कुछ काम का नहीं है। 342 रुपए पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, नीचे का टारगेट है उनका। लेकिन जेफरीज पे फ्लोज नहीं होते हैं, उनकी खबर को फॉलो करने वाले बहुत इन्वेस्टर नहीं है। लेकिन दूसरी रिपोर्ट है आरबीएल पर, जो आपके काम की है, जिस पे आप फोकस कर लीजिए। सिटी की रिपोर्ट है। उन्होंने टारगेट बहुत शानदार 585 से बढ़ाकर 670 का किया है। ये रिपोर्ट आपके काम आएगी। तो आज आपके आरबीएल बैंक पे टारगेट की तरफ बढ़ने के पूरे आसार दिखते हैं और सिटी की रिपोर्ट पे थोड़े फ्लोज भी होते हैं, खरीदारी के वो आते भी हैं। तो ये एक अच्छी चीज है। लेकिन बस एक भारतीय एयरटेल पे एक मैं निवेशकों की तरह से कुणाल जी आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, कहीं थोड़ा लेट तो नहीं हो गए हम भारतीय एयरटेल को प्लस करने के लिए? क्योंकि क्या है ना, 304 320 के लेवल पे इसकी ना पुरानी तासीर को, पुराने चाल चलन को देखने के बाद ऐसे मैं पूछ रहा हूँ कि थोड़ा लेट तो नहीं हो गए भारतीय एयरटेल, थोड़ा महंगा तो नहीं होगा? देखिए डिम्पी, मैंने इस काउंटर को बहुत वक्त दे करके इसको एनालाइज किया है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये काउंटर 300 से लेकर के 335 के एक रीजन में ट्रेड करता रहा और लगभग 3-6 महीने से इसी स्तरों के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन आपने देखा 2 सत्र पहले इसने 335 की इस रेजिस्टेंस को पार करके उसके ऊपर बंदी दी है। तो मुझे लगता है कि ब्रेकआउट आ चुका है। तो देर का मतलब यह है कि ठीक है, 305 पर भी एक बहुत अच्छा खरीदारी का मौका था, लेकिन अब 335 पर जब इसने उस रेजिस्टेंस को पार कर लिया है, ये उस रेंज से बाहर निकला है, तो मुझे लगता है 380 तक भी भारतीय एयरटेल जा सकता है। तो इन स्तरों पर मेरी खरीदारी की राय है और लेट नहीं हुए हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस हम बहुत करीब का रख रहे हैं। मान लीजिए ये ट्रेड सफल नहीं होता है तो एक मामूली सा नुकसान देकर के बाहर आ जाएंगे, और अगर ये सफल रहता है तो इसमें एक अच्छा आपको रिटर्न मिल सकता है। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, मुझे लगता है बाय करना चाहिए। ठीक है, बाय कर सकते हैं आप। शुरुआत करते हैं आज कोल इंडिया के साथ भी। डिविडेंड आना था इनका 10 रुपए के आसपास, लेकिन डिविडेंड के आंकड़े बेहद कमजोर है। 5 रुपया 85 पैसे का इन्होंने डिविडेंड दिया है। तो अविनाश जी, ये डिविडेंड की बदौलत ही चल रहा था कि अच्छा डिविडेंड आ जाएगा, और ये सारी कैलकुलेशन उसी के ऊपर बेस्ड थी। ज़्यादा निराशा तो नहीं है, फिर भी 5.25 रुपये के आसपास का डिविडेंड है। आज ये प्रॉफिट बुक करवाएगा या फिर ये थोड़ा मेंटेन रखेगा अपने आप को?
नहीं, मुझे लग रहा है डिम्पी डिविडेंड तो मार्केट के हिसाब से थोड़ा सा कम जरूर आ चुका है, लेकिन अगर पूरे साल का डिविडेंड देखें तो 13 रुपये डिविडेंड दिया है और हमको लग रहा है कि FY19 में शायद और एक डिविडेंड आने की अपेक्षा रहेगी। तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल से बेचना नहीं है, लेकिन डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये लेवल से स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, बट होपफुली डिविडेंड अगर थोड़ा सा और आता था तो शायद इसमें और तेज़ी दिख सकती थी। ठीक है, लेकिन कल शायद आप क्लोजिंग में इसके बारे में कह रहे थे कि शायद 6 रुपये से ज़्यादा डिविडेंड देगा ही नहीं। हमने ये साफ साफ कहा था कि 9.5 से 10.5 रुपये की जो बाजार की उम्मीद है वो डिविडेंड नहीं आएगा। 6 रुपये से ज़्यादा नहीं। रियलिस्टिक क्या है? बाजार की उम्मीद आर्टिफिशियल थी, बहुत ज़्यादा की उम्मीद थी, या फिर ये डिविडेंड उम्मीद से थोड़ा कम है? उम्मीद से कम है। उम्मीद तो ठीक ही थी, उम्मीद से कम इसलिए है, और उसका सिंपल फॉर्मूला है। मुझे किसी ने ट्वीट करके वो लिखा भी कि आपका लॉजिक बराबर नहीं, इलॉजिकल है कि 6 रुपये डिविडेंड क्यों आएगा। अरे भाई, मुझे भी लगता है जितना ज़्यादा आए अच्छा लगता है, डिविडेंड आना किसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जेब में पैसे तो होने चाहिए। देंगे कहाँ से? अब उसको चूस लिया है पूरा, मतलब कुछ बचा नहीं है। कोल इंडिया लिटरली कैशलेस हो चुका है एक तरह से, आप समझ लीजिए। अब बैलेंस शीट में कैश ही नहीं है, जितना था पूरा ले लिया। तो मैं तो उसको अंदाजा लगाकर बोल रहा था कि 6 रुपये से ज़्यादा आ जाए तो मुझे तो आश्चर्य होगा। इसे 6 रुपये तो जिन लोगों ने, और वैसे भी एक चीज़ बता दूँ, 214 215 से स्टॉक चला है, 245 है, डिविडेंड आ गया है। एंजॉय कीजिए ना लाइफ। अब यहाँ पे क्या लेना है, इसको छोड़ दीजिए, लेना बनता ही नहीं है। ऊपर से ETF आने की तैयारी में है, तो एनीवे ठीक है। लेकिन ये फिर से एक सटीक ही साबित हुआ कि 6 रुपये का ही डिविडेंड आपको यहाँ पे आके मिला है। इस चीज़ के लिए तो कुणाल जी या राकेश जी वाउच कर सकते हैं कि कोल इंडिया के मामले में तो कम से कम थोड़ा भरोसा कर लिया जाए। ज़्यादा ठीक। कुणाल जी क्या कहेंगे? अनिल जी बिल्कुल शानदार। देखिए, मुझे याद आता है अनिल जी कि जब ये काउंटर 270 275 रुपए चलता था और बहुत से लोग इस पर खरीदारी की राय देते, कई बार हमारे चार्ट्स पर भी बाय आता था, लेकिन आपका हमेशा ऐसा ये कहना था कि भाई स्टॉक को खरीदना नहीं चाहिए, इसको नीचे ही जाना है। और देखिए लगातार ये स्टॉक नीचे आता रहा। कल भी जब इसकी हम चर्चा कर रहे थे तो मैंने कहा था कि जब तक ये फ्यूचर्स में 240 का लेवल ना पार कर ले तब तक खरीदारी की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और आप देखिए कल भी इसने फ्यूचर में 240 पार नहीं हुआ, आज भी मुझे लगता नहीं है कि अब वो संभावना बनी है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर कमजोर है, खरीदारी की जल्दबाजी नहीं करनी। 7 रुपये का डिस्काउंट है इस पे, यानी कि कैश में जो आप देख पा रहे हैं और जो फ्यूचर्स में देख पा रहे हैं उसमें 7 रुपये का डिस्काउंट है। 7 रुपये का डिस्काउंट, देखिए इनफैक्ट 8.5 9 रुपये का चल रहा था डिस्काउंट। पहले 10 रुपये का भी बना, फिर धीमे धीमे कम हुआ, और ये क्लोजिंग बेसिस का एडजस्टमेंट है। अदरवाइज मार्केट में 8 साढ़े 8 रुपये का गैप है और 1.5-2 रुपये की प्रीमियम आप निकाल दो, तो इसका मतलब क्लियर कट है 10 साढ़े 10 रुपये का डिविडेंड मार्केट मानकर चल रहा था। तो आज डिविडेंड की वजह से कम डिविडेंड का एडजस्टमेंट होना पक्का है। इंटरेस्टिंग। खैर, इस बीच जुबिलेंट फूडवर्क को लेकर भी एक खबर है। ये पॉजिटिव माने नेगेटिव माने समझ में नहीं आ रहा। हालांकि इन पे एक रोक तो लग गई है, जो इनको जुर्माना भरना था, दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से रोक लगी है। पहले 41 करोड़ रुपए देने थे, अब वो कह रहे हैं कि जुर्माने पर रोक तो लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी 20 करोड़ रुपए आपको देना पड़ेगा। तो एक बार सचिन जरा इसके चार्ट देखिए आप जुबिलेंट फूडवर्क पे। देखिए, मुझे लग रहा है स्टॉक में ओवरऑल स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेटर होते जा रहा है। इनफैक्ट कि कल के सत्र का ही अगर फॉर्मेशन देखें तो वहाँ पर वापस एक बार इन्वर्टेड हैमर एक सपोर्ट के नज़दीक बन चुकी है। तो मुझे लग रहा है आज के एक्शन में अहम लेवल होंगे कि किस तरीके से स्टॉक 1310 या 1314 के लेवल्स को निगोशिएट करता है। अगर ये पर्टिकुलर लेवल स्टडी हो जाता है तो मुझे लग रहा है कल का जो हाई था अराउंड 1370 का, वो वापस एक बार रिविजिट हो सकता है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी सी स्टडी मूवमेंट होनी चाहिए। 1310 अगर टूट जाता है तो डेफिनेटली थोड़ा सा बड़ा करेक्शन आ सकता है, वापस एक बार 1280 के लेवल्स रिविजिट हो सकते हैं। बट आई थिंक 1310 के स्टॉप लॉस के साथ अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो उसको मेंटेन करनी चाहिए एंड रिव्यू करना चाहिए स्टॉक जैसे ही 1375 के ऊपर निकल जाता है तो। ठीक है, इस पे स्ट्राइड्स फार्मा, बंसल जी इस शेयर को देखिए आप। बजाज फाइनेंस ने अपनी हिस्सेदारी को घटाया है। ये पहले करीब 3.5% हिस्सा रखते थे, अब घटाकर करीब 0.25% हिस्सा हो गया है। ये कुछ प्रॉफिट बुकिंग कराएगा? कल की क्लोजिंग तो बहुत इंटरेस्टिंग है, डे हाई पे क्लोज होके गया ये। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं स्ट्राइड्स फार्मा और बजाज फाइनेंस का कोई, मतलब बजाज फाइनेंस ने कोई फाइनेंसिंग तो नहीं की हुई थी इनके शेयरों में, किसी को जो बेचे हो भी ऐसा हो सकता है विनाशी कुछ? क्योंकि बजाज फाइनेंस स्ट्राइड्स फार्मा का शेयर क्यों खरीदेगा? बजाज फाइनेंस तो फाइनेंसिंग कंपनी एनबीएफसी है। बिल्कुल, इन्होंने किसी को लोन दिया हो इसके सामने और बेचा हो, ये एक्सेप्ट करना जरा डिफिकल्ट है क्योंकि बजाज फाइनेंस ज्यादातर एक रिटेल फोकस्ड कंपनी है। तो ये बेसिकली कॉर्पोरेट प्लेयर को लोन कम देगी। तो मुझे लग रहा है कि ये जरा थोड़ा सा अनयूजुअल लग रहा है कि इन्होंने पैसा इनको दिया है। करेक्ट, लेकिन फिर भी हिस्सेदारी तो घटी है। तो एक बार कितना नुकसान और कितना नफा नुकसान आज कैलकुलेट हो सकता है स्ट्राइड्स फार्मा बंसल जी?
देखिए डिम्पी, स्ट्राइड्स फार्मा का टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है, नीचे में 435 के अराउंड यहाँ पर अच्छा सपोर्ट है, जब तक इसके ऊपर है स्टॉक तेजी के अंदर है। और टेक्निकली डिम्पी मुझे लगता है ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में 465 467 तक जा सकता है। अगर इस खबर के चलते स्टॉक नीचे खुलता है तो खरीदारी करनी चाहिए 435 के स्टॉप लॉस के साथ। आप कल 12:30 बजे आपने एक पुट दिलवाई थी वेदांता की, आप कह रहे थे ना कि एक वेदांता के पुट ली, उस पर एक नेगेटिव खबर आई है। वो एक खबर ये है कि जाम्बिया इकाई में इनका कामकाज रुक गया है, वहाँ पे कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्टर से पैसा ना मिलने की वजह से कामकाज रुका है। तो इनका एक प्लांट चल रहा था जो कोई कॉपर से बेस्ड प्लांट था, वो जाम्बिया में रुक गया है। तो वेदांता कल की पुट और आज का पैटर्न कैसे बनेगा? जैसे मैंने कल डिस्कस किया था ना, ओवरऑल यहाँ पर स्ट्रक्चर में ऐसे लग रहा है कि 180 के आसपास एक हर्डल बन चुका है। वहाँ पर डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन है और कल के सत्र में एक अच्छा पुल बैक देखा गया था। परसों के सत्र में काफ़ी शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पर देखे गए थे। तो मुझे लग रहा है 170 एक बहुत निर्णायक लेवल है मोमेंटम के लिहाज से। अगर वो पर्टिकुलर लेवल ब्रीच हो जाता है तो एक अच्छा खासा करेक्शन आ सकता है 162 तक का। तो आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव बायस ही रखना चाहिए। आई थिंक 180 का पुट मैंने वहाँ पर दिलाया था, आई थिंक उस पर्टिकुलर पुट को मेंटेन करना चाहिए। एंड आज के ओपनिंग देखने के बाद मैं रिवाइज स्टॉप लॉस में ले जाऊँगा। ठीक है, एक पहले एक तो 80 वाली जो पुट है, कल जिनके पास भी होल्ड है वो एक बार होल्ड रखें। आज के लेवल से एक बार जब बाजार खुल जाएगा तब वेदांता में फिर भी पूछ लेंगे। एक और चीज़ है अविनाश जी, आज आरबीआई के गवर्नर है जो शक्तिकांता दास, वो छोटे बैंकों से आज बातचीत कर रहे हैं और उनके एक तो लिक्विडिटी वाले मैटर को सुनेंगे और साथ ही एसएमई वाले मैटर्स को भी सुनेंगे। तो जीवन, एयू स्मॉल फाइनेंस, इक्विटास, इन सब पे शायद ज़्यादा फोकस रहे। बिल्कुल, इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में उन्होंने कल जो इनिशियल कमेंट्री दी है वो काफ़ी पॉजिटिव है और होपफुली अगर आज कोई पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आता है तो उज्जीवन, इक्विटास यहाँ पे डेफिनेटली आपको एक अच्छा एक शॉर्ट टर्म बाउंस देखने को मिलेगा। हालांकि उज्जीवन के Q3 के नंबर्स काफ़ी अच्छे थे। इनफैक्ट हमको लग रहा है कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में अगर यही मोमेंटम मेंटेन करते हैं तो डेफिनेटली कोर बिजनेस तो काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। एसएफबी बैंक्स पे जो वैल्यूएशन को लेके जो थोड़ी सी दिक्कतें थी, वहाँ पे अगर कुछ क्लैरिटी आती है तो मेरे ख्याल से इन बैंकों में ज़रूर एक अच्छा चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों पर रखें ध्यान। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए तमाम स्टॉक्स जो आज रहेंगे एक्शन।